हेलो स्टूडेंट्स, अब जो है बस आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। लास्ट मोमेंट में ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो है लास्ट ईयर के पेपर्स बिल्कुल अच्छे से देख करके जाएं। उससे एक आइडिया रहता है आपके माइंड में कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं आज जो है 2018 का ओरिजिनल पेपर आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। इसमें मैंने टोटल 150 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो 2018 में 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो 150 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाली हूँ अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। एंड एक चीज़ और, इसमें जो है मैं आपके साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन से रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन किए हैं कि इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की जगह आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने जो है इसमें पॉइंट आउट किए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो वो ज़रूर आप देखना। इससे जो है आपको 2020 के एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। तो मैनेजमेंट फंक्शन हम लोग सब लोग जानते हैं, POSDC होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर जो है हमें बहुत से ऑप्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग मिल रहा है, मींस इन ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। तो अब जो है ऑप्शन नंबर ए और सी में आप देखो, यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग का सीक्वेंस जो है थोड़ा सा चेंज है। तो आपको ये समझना है कि कोऑर्डिनेटिंग कहाँ आएगा। तो कोऑर्डिनेटिंग जो है डायरेक्टिंग के बाद आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो है ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, फ्री रियन डायरेक्शन मीन्स। फ्री रियन का मतलब कि आप यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज को लायक समझा जाता है, ये समझा जाता है कि हमारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, उनकी नॉलेज अच्छी है, वो जो भी करेंगे सही करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सही है एंड उनको वही काम करना है। तो आइए अब हम ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर सब मिलते जुलते ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ध्यान से जो है टिक करना है आंसर। ऑप्शन नंबर ए, डू वॉट एवर इज अप्रोप्रिएट। ऑप्शन बी, डू वॉट एवर यू लाइक। आपको जो पसंद है आप वो करो। तो ऐसा तो चलेगा नहीं ना संस्था में। डू वॉट एवर यू फील कन्वीनियंट, जो जिसमें आप कन्वीनियंट हो आपको वो काम करना चाहिए, तो ये भी गलत है। डू वॉट एवर यू फील अप्रोप्रिएट, जो आपको सही लग रहा है वो काम आप करो। तो यहाँ पर जो है आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं चलने वाला, आपको वो काम करना है जो सही है, संस्था के लिए सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डू वॉट एवर इज अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज। तो परचेज एंड सेल ये आपका ट्रेड होता है, बिल्कुल आप याद रख लो। परचेजिंग एंड सेलिंग ये आपका किससे रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। तो डायरेक्शन से रिलेटेड कौन सी चीज इसमें नहीं है। देखो, नेचर ऑफ सबऑर्डिनेट, किसको डायरेक्ट करोगे, सबऑर्डिनेट को। तो ये है नेचर ऑफ वर्क, काम कराना है उनसे, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन के लिए। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कस्टमर, कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से। डायरेक्शन किसको प्रोवाइड करनी है, आपको अपने इंप्लॉयज को प्रोवाइड करनी है। ठीक है, कस्टमर्स का कोई भी लेना देना नहीं है डायरेक्शन से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ कस्टमर। एंड फोर्थ ऑप्शन इसमें बोल रहा है नेचर ऑफ पियर्स। तो पियर्स मतलब वो लोग होते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, ठीक है, आपकी कलीग्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये भी आपका डायरेक्शन में आएगा, ये भी जो है रिलेटेड है आपका डायरेक्शन से। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, नेचर ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट, which of the following form of organization is most fertile place for innovation ideas। जहां पर आपको सबसे ज्यादा आजादी मिलेगी वहां पर जो है आप इनोवेशन आइडिया ज्यादा ला सकते हो। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, सीपीएम वॉज डेवलप्ड इन। सीपीएम कहां डेवलप हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ये ध्यान रखना, यूएसए में। नेक्स्ट, मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ठीक है, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का मतलब है डिसीजन मेकिंग, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, मुरी ने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ साउंड डिपार्टमेंटेशन। ठीक है, डिपार्टमेंटेशन से रिलेटेड कौन सी चीज नहीं है,
तो ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी स्पेशलाइजेशन। ये तीनों आपका डिपार्टमेंटेशन से रिलेटेड है, लेकिन सुपरविजन आपका डायरेक्टिंग से रिलेटेड है, ये आपका डायरेक्टिंग में आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुपरविजन होगा। आपको देखो ऑप्शंस 2-4 बार वापस से पढ़ने हैं, उससे खुद ही आपको आंसर निकल के आ जाएगा। आप जो है हमेशा क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार रीड करिए एग्जाम में, एंड ऑप्शंस को कम से कम 2-3 बार रीड करिए, तब जो है आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट, द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय द मैनेजमेंट कीपिंग इन माइंड द कॉम्पिटिटर्स एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, मतलब कि अपने दुश्मनों पर जीत के लिए आप कौन सा प्लान तैयार करते हो, आप कौन सा प्लान बनाते हो, ये क्या है? रणनीति बनाते हो आप दुश्मनों पे जीत हासिल करने के लिए। रणनीति को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? स्ट्रैटेजी होगा। नेक्स्ट, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन मैनेजमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाय। ठीक है, तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है किसने प्रोपाउंड किया था? टेलर ने। इनका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। हो सकता है आपको फुल फॉर्म पूछ ले FW टेलर का, तो आपको ये पूरा इनका नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द फोकस ऑफ प्लानिंग इज। ठीक है, प्लानिंग का मेन फोकस किस पे होता है? देखो बाकी तो सारे प्लान्स हैं, लेकिन प्लानिंग का मेन फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्टिव्स में। बाकी ये तीनों ही आपके टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं, लेकिन जो है प्लानिंग का मेन फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्टिव्स पे, कि हमें जो है ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। नेक्स्ट, when the subordinates have become indisciplined, the most suitable technique of direction will be। जब कोई भी आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती उनसे अपनी बात मनवाना पड़ेगा। आपको जो है सामने वाले को बोलने नहीं देना होगा। तो ये किस में पॉसिबल है? ऑटोक्रेटिक में। तभी जो है इनडिसिप्लिन्ड बंदे जो है डिसिप्लिन की तरफ मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट, find out the odd from the following with reference to the types of coordination। तो इसमें से जो है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटरनल, सेल्फ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। तो इंटरनल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तो आपके टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन होते हैं। सेल्फ कोऑर्डिनेशन जो है ये आपका ऑड वन आउट है। ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेशन है, लेकिन जो है ये अपने ऊपर नियंत्रण रखने का है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, डायरेक्शन इंक्लूड्स। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑर्डर, सुपरविजन, गाइडेंस, ये तीनों ही डायरेक्शन का पार्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो हम जो है ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार। रिक्वेस्ट इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आप जो है रिक्वेस्ट कौन करेगा? जो छोटे लेवल पे है, तो हमेशा रिक्वेस्ट कहाँ फ्लो करेगा? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये सही है आपका। 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल। तो यहाँ पर इसको हम होल्ड पे रखते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म नेचुरली। तो इनफॉर्मल तो अपने आप बन जाता है ना, तो उसको बनाने की तो जरूरत होती नहीं है। तो ये भी आपका सही है, ट्रू सेंटेंस है। नेक्स्ट, लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर स्मॉल यूनिट्स। तो ये भी बात सही है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके स्मॉल यूनिट्स में ज्यादा सूटेबल होता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर होगा। 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल। 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होता है? मतलब कि ये कैसे पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, हायरार्की होती है, बहुत ढेर सारी हायरार्की होती है, तो 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, द मॉनेटरी पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय द। मॉनेटरी पॉलिसी जो है कौन अनाउंस करता है? गवर्नर ऑफ RBI। अगर एग्जाम में RBI है ऑप्शन में, तो आप RBI टिक कर सकते हो। अगर गवर्नर ऑफ RBI है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे RBI होता तो भी जो है आप RBI ही मार्क करते। नेक्स्ट, यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, UTUC आप देख सकते हो, इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। तो ये UTUC, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये आपका किसके रिगार्डिंग है? तो ये आपका वर्कर्स के रिगार्डिंग है। एंड इसके लिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख लो। ये फाउंड कहाँ पे हुआ था? ऑल इंडिया लेबर कॉन्फ्रेंस कैलकाटा में। ठीक है, कैलकाटा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑल इंडिया लेबर कॉन्फ्रेंस। एंड कब हुआ था? 1 मई 1949। तो ये ईयर आप याद रखोगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, 1 मई 1949। नेक्स्ट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इंक्लूड्स। तो जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है आपका, वो आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। इसका आंसर क्या होगा? फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट, हु वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया। तो यहाँ पर आपको ये याद करना होगा, मेमोराइज करना होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन से कौन क्लोजली रिलेटेड था? आपका
वी गिरी, इनका फुल नेम मैंने जो है यहाँ पे मेंशन किया है वाराहगिरी वेंकट गिरी। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रखना होगा, हो सकता है कि फुल नेम पूछ ले। नेक्स्ट, द मेन प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेन्ड इन, तो हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ये तीनों जो है आपका मेनली किसमें है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो आप जो है इस क्वेश्चन से ईयर भी याद कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए अपने आप में सफिशिएंट है। आप जो है अलग अलग एक्ट्स के ईयर इस क्वेश्चन से याद कर लो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया था, 1947 में। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 में। एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 में। तो ये सारे आप ईयर और एक्ट्स याद कर सकते हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, इस क्वेश्चन का लेकिन आंसर क्या है आपका, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मेथड यूज टू डिटरमाइन वेज डिफरेंशियल्स। ठीक है, जो वेज अलग अलग बंदों को अलग अलग वेज दी जाती है वो किस मेथड से डिटरमाइन की जाती है, वो है जॉब इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन इंडिया वॉज पास्ड इन, आईपीआर का पास हुआ था 1956 में। अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 which of the industries are reserved for public sector, इसमें से कौन सी इंडस्ट्री जो है पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई थी। आपको दिख रहा है रेलवेज जो है रिजर्व कर दी गई थी, बाकी सब में प्राइवेट को एंटर करने दिया गया था, लेकिन उस समय जो है रेलवेज में प्राइवेट को एंटर करने नहीं दिया गया था। नेक्स्ट, द हेवी इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी ऑफ महालनोबिस मॉडल वॉज इनिशिएटेड इन, तो ये हेवी इंडस्ट्री का प्लान कब आया था, सेकेंड प्लान में। In which year Foreign Exchange Management Act FEMA was adopted by the Parliament in India, तो ये FEMA कब आया, 1999 में, ये आपको याद करना होगा 1999। नेक्स्ट, SAFTA is related to, याद कर लो SAARC। नेक्स्ट, the trade theory of absolute advantage was developed by, तो ये जो ट्रेड थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज की, ये जो है किसने डेवलप की थी, एडम स्मिथ ने की थी। ठीक है, ये जो है किस बुक में लिखा था, ये बुक आप याद रख लो, वेल्थ ऑफ नेशंस में एडम स्मिथ ने एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में बताया था। नेक्स्ट, व्हेन पर कैपिटा इनकम इज मैक्सिमम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम है, पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेट्स टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका गोल्डन रिवॉल्यूशन आपका जो है किससे रिलेटेड है, तो यहां पर क्या है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये जो गोल्डन रेवोल्यूशन है ये आपका हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। यहां पर जो है फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन किसको जाना जाता है, निरपक टुटाज को, तो ये नाम आप याद रख सकते हो, हु इज द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया, निरपक टुटाज। यहाँ पर जो है मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड की है आपको, आप जो है ये लिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक पावर रेवोल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ब्लैक पावर रेवोल्यूशन ध्यान रखना, ब्लैक पावर रेवोल्यूशन मींस ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम, ब्लू रेवोल्यूशन फिश, ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर कोकोआ, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, ग्रीन रेवोल्यूशन आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क या डेयरी फार्मिंग, सिल्वर रेवोल्यूशन एग, पिंक रेवोल्यूशन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर एंड हनी, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट, रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो। तो ये सारे जो है आप रेवोल्यूशंस पढ़ सकते हैं, कौन सा रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है वो भी इसमें मेंशन्ड है, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीआर इज, एसडीआर क्या है आपका, एक एसेट है, एसडीआर क्या है, असेट है। यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड अंडर, तो इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होता, वो है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन।
क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि वहां पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 8 बॉस होने चाहिए, ठीक है। आपके जो है 4 प्रोडक्शन इंचार्ज और 4 प्लानिंग इंचार्ज। Which of the following concepts has been propounded by F.W. Taylor? तो F.W. Taylor ने आपको फंक्शनल फोरमैनशिप दिया था, ध्यान होगा आपको। तो F.W. Taylor ने आपको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दिया है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, which is also known as the scalar organization? Scale means line, तो क्या होगा? लाइन ऑर्गेनाइजेशन। Which has its origin rooted in military organization? Military means strict, right? Line organization. Which one of the following does not categorize a line and staff organization? इसमें से जो है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का? वो है हार्मनी। The board of directors of a joint stock company selected by, board of director कौन select करता है joint stock company के? shareholders। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, पार्टनर की लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। इफ ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, अगर जो है सारे पार्टनर्स जो हैं इंसॉल्वेंट हो गए हैं, सिर्फ एक बचा है, तो आपका क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप बची ही नहीं। एक सिंगल पार्टनर में जो है कभी भी पार्टनरशिप आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, मिनिमम जो है 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी। As per Companies Act 2013, a company can be formed, ठीक है। तो जो 2013 में जो है आपका कंपनीज एक्ट में 2013 में जो अमेंडमेंट आया है, उसके अकॉर्डिंग क्या था? 1% कंपनी आई थी, 1% के साथ भी जो है आपकी कंपनी फॉर्म हो सकती है, प्राइवेट कंपनी, राइट। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ प्राइवेट कंपनी इज, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट बतानी है ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। 200 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स। अगर यहीं पर जो है आपसे पब्लिक कंपनी के लिए पूछ ले कितने मेंबर्स, तो वहां पर जो है मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम में कोई भी लिमिट मेंशन नहीं है पब्लिक कंपनी के केस में, आप ये ध्यान रखोगे। Next, the combination of units engaged in production of a commodity in upward stages, मतलब कि upward means एक लाइन दिखा रहा है आपको, vertical लाइन दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? forward vertical combination. When some manufacturing units combined with a unit engaged in manufacturing a main product using the products of such combining units as raw material, it is a case of, क्या होगा? convergent lateral कॉम्बिनेशन, एक जैसे, ठीक है। मतलब कि कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर उनके, हम मेन प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर उनके रॉ मटेरियल के आपके बिजनेस के साथ रॉ मटेरियल यूनिट्स के साथ अगर जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है? आपका कन्वर्जन लेटरल कॉम्बिनेशन है। कार्टेल इज फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग सेल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट? तो सेबी। Next, which one of the following is form of federation? Pool. नरसिम्हम कमिटी was related to, क्या होगा? बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। तो ये आप ध्यान रखोगे, याद कर लो। और भी कमिटीज वगैरह आपके पास अगर लिस्ट है या फिर गूगल कर लो आप, और भी कमिटीज वगैरह आप याद कर लो, एंड कौन सी कमिटी किस रिफॉर्म से रिलेटेड है वो भी आप पढ़ लो, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, नरसिम्हम कमिटी आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है। विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मॉनेटरी पॉलिसी इशू करता है? तो वो क्या है आपका? आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड टू आरबीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ गुड मनी? गुड मनी जो है सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेबल बाय एवरीबॉडी। Which is not a function of commercial bank? इसमें से कमर्शियल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो क्या है? कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने का फंक्शन किसका है? सेंट्रल बैंक का है, ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है, हमने अभी जस्ट पढ़ा इसको। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, was established in the year, तो ये ध्यान रखना, आपका वर्ल्ड बैंक या फिर IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1944 में स्टैब्लिश हुआ था, एंड इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी 1946 में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1944 जुलाई 1944 में स्टैब्लिश हुआ है थ्रू ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस।
Who regulates the business of mutual fund in India? म्यूचुअल फंड का बिजनेस कौन रेगुलेट करता है? सेबी. फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑल्सो रेफर्ड एज, फिक्स्ड डिपॉजिट का दूसरा नाम टर्म डिपॉजिट. When criminals use innocent personal detail to open or use an account to carry out financial transaction, ठीक है, क्रिमिनल जो है अगर किसी इनोसेंट पर्सन की डिटेल यूज कर रहे हैं कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी थेफ्ट. किसी की आइडेंटिटी चुरा ली, किसी मतलब अच्छे बंदे इनोसेंट बंदे की तरह वो बिहेव कर रहे हैं, उनकी डिटेल यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है? आइडेंटिटी थेफ्ट है. In the field of banking sector, what is the full form of ECS? ECS का full form Electronic Clearing Service. Which of the following organization provides guarantee to the exporter? एक्सपोर्टर को गारंटी कौन देगा? तो यहाँ पे देख लो, टर्म एक ही में दिख रहा है आपको गारंटी, वही आंसर है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. Which of the following organization issues the rule of global trade? ग्लोबल ट्रेड का ग्लोबल ट्रेड के रिगार्डिंग रूल्स कौन इशू करेगा? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया है, ये आप याद कर लो. वर्ल्ड बैंक 1944, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945, WTO 1995 एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1956. ये ईयर आप याद कर लो, हो सकता है जो है ये एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दूसरा आपको मिल जाए. हेडक्वार्टर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड इन, देखो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का जो हेडक्वार्टर एक ही जगह है, वो कहाँ है? वॉशिंगटन DC. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट? इसमें से रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट मतलब कि सिंगल रिटेल में बैंक कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करता है, देता है, वो क्या है? होम लोन्स. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSE? NSE का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. Abbreviation of EMV, Europay, Mastercard and Visa. Which of the following statement is related to perfect competition is not correct? तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये अब आपका यहाँ से इकोनॉमिक्स पोर्शन स्टार्ट हो गया है. अब देखो यहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिशन से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन ए देखो, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होता है यहाँ पे, क्योंकि डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, मींस हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, नेक्स्ट देखो, AR इज इक्वल टू MR, तो ये भी करेक्ट है, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P. नेक्स्ट, बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बायर्स को जो है परफेक्ट नॉलेज होती है, ये हमने पढ़ा है. एंड ऑप्शन नंबर D, फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, तो ये बात गलत है. फर्म जो है लॉन्ग रन में भी नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है, तो यहाँ पर सुपर नॉर्मल नहीं होगा, करेक्ट होना चाहिए था नॉर्मल. तो यहाँ पर सुपर नॉर्मल लिखा है, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये आपका आंसर हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, DMU के अकॉर्डिंग क्या है? टोटल यूटिलिटी इज एट अ मैक्सिमम विद द फर्स्ट यूनिट. नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस दी मार्जिनल यूटिलिटी. तो अगर आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, ये बात गलत है. टोटल यूटिलिटी विल राइज एट अ फॉलिंग रेट एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड. जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे, ठीक है, TU तो बढ़ेगा, लेकिन वो जो है फॉलिंग रेट पे बढ़ेगा. ये बात सही है. ठीक है, ऑप्शन सही, C जो है करेक्ट आंसर होगा. ऑप्शन D भी देख लेते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट विल फॉल एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड. नहीं, पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा. एंड मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड ही नहीं है, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी की बात होनी चाहिए थी. नेक्स्ट, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज अदरवाइज कॉल्ड एज. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसका एक और नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, दैट इज लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो ये भी आप याद कर लो, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं या लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं. Under perfect competition, a firm even after incurring loss continues production till. ठीक है, अगर परफेक्ट कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन फर्म है, वो जो है प्रोडक्शन बनाती है. कब तक बनाती, किस पॉइंट तक? जब तक जो है प्राइस आपका ABC के बराबर नहीं हो जाता.
ठीक है, ABC से अगर कम हो जाएगा प्राइस तब जो है वो शटडाउन पॉइंट होता है, उसके बाद जो है फर्म बंद कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ओलिगोपोली, इसमें से कौन सा जो है ओलिगोपोली का फीचर नहीं है, तो आपका आंसर है एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। ओलिगोपोली में जबकि क्या होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है फर्म्स की, यहाँ पर एब्सेंस लिखा है, इसलिए जो है ये ओलिगोपोली का फीचर नहीं है। अंडर किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, ऑप्शंस देखो, प्राइस वंस फिक्स्ड इज रिजिड, elasticity of the upper and lower portion of demand curve differs, gap between the MR curve depends on difference in elasticities of upper and lower portions, all of the above। तो ये आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही जो है आपका किंग्ड डिमांड कर्व से रिलेटेड है, ये तीनों पॉइंट्स आप एक बार पढ़ लेना वापस। इफ द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस देन, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल इंक्रीज या डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स विल इंक्रीज। तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही पॉइंट करेक्ट हो सकता है, दोनों करेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा साथ साथ चलते हैं, मतलब पेन और इंक, अगर पेन की प्राइस बढ़ जाएगी तो इंक की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में डिमांड घटती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स में देखो, अगर जैसे चाय का दाम बढ़ जाएगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, चाय की अगर प्राइस, टी की अगर प्राइस बढ़ेगी तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपका ऑप्शन बी तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, डिमांड फॉर द गुड विल डिक्रीज, तो अगर प्राइस बढ़ता है तो उसी पर्टिकुलर सेम गुड्स की डिमांड क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू राइट बिकॉज ऑफ द, तो ये जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है ये डाउनवर्ड की तरफ स्लोप डाउन होता है टुवर्ड्स द राइट। क्यों, आप तीनों ऑप्शंस पढ़ लो, ये तीनों ही ऑप्शंस आपके सही हैं, आपका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर मोनोपोली, इसमें से प्योर मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, लो बैरियर्स ऑफ एंट्री, मतलब फ्री एंट्री, फ्रीडम ऑफ एंट्री है आपका, लो बैरियर। नेक्स्ट, इन प्योर मोनोपोली what is the relation between price and marginal revenue, प्योर मोनोपोली के केस में प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशन है। प्राइस जो है हमेशा ग्रेटर होता है मार्जिनल रेवेन्यू से, हम बोलते हैं ना AR इज ग्रेटर देन MR, प्राइस क्या है आपका, AR है, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। तो AR जो है हमेशा MR से ऊपर होता है, ज्यादा होता है, ये आपका आंसर करेक्ट होगा, प्राइस इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। एज पर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल इक्विलिब्रियम यूटिलिटी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एज पर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, MUX by PX इक्वल टू MUY by PY इक्वल टू MUM। नेक्स्ट, इफ मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तब क्या होगा, बोथ A एंड B, अब देख लो, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी एंड एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल डिक्रीज टोटल यूटिलिटी। तो MU अगर जीरो है, उसमें अगर हम एक भी यूनिट अगर कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B। Which of the following is added to national income while calculating personal income, पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इसमें से कौन सी चीज हम ऐड करते हैं, वो है ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल्स। विच स्टेटमेंट अबाउट GDP इज करेक्ट, तो यहां पर जो है आपका आंसर क्या है, ऑप्शन A GNP माइनस X माइनस M। यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो हो रहा है, ये आपका, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, और अगर इंपोर्ट करोगे तो उससे पैसे जाएंगे आपके, फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड इज NFY, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर नेशनल में हम GNP, नेशनल में अगर हम NFY माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा क्या, डोमेस्टिक मिल जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा GDP। The balance of trade refers to, balance of trade
क्या होता है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट माइनस मर्चेंडाइज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है आपका क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है। यहाँ पर जो है सिर्फ विजिबल गुड्स हम लेते हैं, ध्यान रखना बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ विजिबल गुड्स लेते हैं, इनविजिबल हम यहाँ पे नहीं लेते, मीन सर्विसेज हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम फिजिकल प्रोडक्ट्स को, सिर्फ विजिबल गुड्स को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, जो न्यू मार्केट है वो न्यू सिक्योरिटी से डील करेगी, ये आपका ट्रू है, न्यू मार्केट, न्यू इशू मार्केट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट इज नॉट रेगुलेटेड बाय, कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट नहीं करता, आरबीआई, आरबीआई मनी मार्केट रेगुलेट करती है, कैपिटल मार्केट रेगुलेट नहीं करती। व्हेन अ राइट टू परचेज सिक्योरिटीज इज गिवन इट इज नोन एज, ठीक है, अगर आपको राइट दिया गया है कि आप सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉल ऑप्शन बोलते हैं। द मेथड यूज्ड इन द फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन न्यू इशू मार्केट इज कॉल्ड, तो यहां पर जो है फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज इन न्यू इशू मार्केट, तो ये तीनों ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों ही न्यू इशू मार्केट से रिलेटेड है, यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, आईडीआर स्टैंड्स फॉर इंडियन डेपोजिटरी रिसीट्स, विच वन इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसमें से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, बॉन्ड है, बॉन्ड क्या है आपका, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल पीरियड इज जनरली कितना, ऑल ऑफ दी अबव, 91, 182, 364, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम, मिनिमम पूछ रहा है, ध्यान रखना, मिनिमम मैक्सिमम कंफ्यूज मत होना, मिनिमम मतलब कम से कम। मैच्योरिटी पीरियड फॉर विच द कमर्शियल पेपर इशूड इज 7 days, विच इज नॉट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, इसमें से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी आपका कौन सा नहीं है, नन ऑफ दीज, ये तीनों ही आपके फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं। बॉन्ड्स यील्ड डिपेंड्स ऑन, बॉन्ड यील्ड किस पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दी अबव, पार वैल्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी, तीनों पे ही डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म फंड्स आर डेल्ट इन, शॉर्ट टर्म फंड्स मनी मार्केट। द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शैल बी इशूड फॉर अ मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ, मिनिमम कम से कम कितने दिन, 7 दिन। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितना दिन, मैक्सिमम 1 साल तक ही होता है आपका मनी मार्केट में जो भी होता है, तो 12 months। डिबेंचर्स आर ट्रेडेड इन, कहां पे डिबेंचर्स को ट्रेड किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में। अ डिबेंचर डज नॉट हैव, डिबेंचर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता। Which of the following are techniques, tools or methods of analysis and interpretation of financial statements, तो यहां पर जो है आपका interpretation of financial statements, all of the above, रेशियो एनालिसिस हो, एवरेज हो, ट्रेंड हो, ये तीनों ही आपका किससे रिलेटेड है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज बोथ रूपी एंड परसेंटेज, रूपी परसेंटेज दोनों ही किसमें दिखता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, अब देख लो आंसर क्या है, बी, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर आर वन एंड द सेम थिंग। आरओई और अर्निंग पर शेयर, ईपीएस एक चीज नहीं होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी पे टोटल कितना रिटर्न मिला, अर्निंग पर शेयर एक शेयर पे कितना आप अर्न करोगे, तो ये जो है एक चीज नहीं होती। बाकी जो है तीनों सेंटेंसेस आप पढ़ लेना एक बार, बाकी तीनों जो है आपका करेक्ट है। DuPont analysis relates to analysis of profit. Inventory turnover measures relationship of inventory with, inventory का किसके साथ, cost of goods sold के साथ। Which of the following does not help to increase current ratio, current ratio increase नहीं होगा, किस केस में नहीं होगा, जब सिर्फ जो है आपका करंट असेट पे या करंट लाइबिलिटी पे इस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है कि दोनों नलीफाई हो जाए, कोई भी असर न बचे। तो यहां पर आप देख सकते हो, या फिर जो है आपका जो करंट असेट या करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं हो, ठीक है, उससे भी आपका करंट रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहां पे आपका होगा ऑप्शन डी, अवेलिंग बैंक ओवरड्राफ्ट टू बाय मशीन। Which of the following liabilities are taken into account for calculating acid test ratio, इसमें से जो है एसिड टेस्ट रेशियो के लिए कौन सी चीजें हम कंसिडर करेंगे, तो ये होगा ए, बी और सी, सिर्फ 3 चीजें, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, रिडीमेबल डिबेंचर्स, ये जो है हम नहीं लेते करंट लाइबिलिटीज में। In a statement of cash flow, indirect method, a decrease in inventory should be reported as,
ठीक है, अगर इन्वेंट्री घट रही है तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, उसको रिपोर्ट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन एडिशन टू नेट इनकम एंड डिटरमाइनिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन 99, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम एडजस्ट करेंगे क्या, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को। अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज्ड, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ट्रीटेड एज, किसमें हम फिक्स्ड एसेट को किसमें रखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो आपका कैश से रिलेटेड नहीं है, डेप्रीशिएशन। इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70,000 दिया है नेट प्रॉफिट, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डिबेंचर्स दिया है 10,000, इनकम पेड दिया है 70,000, आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर आप ICR का फॉर्मूला देख सकते हो, EBIT अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो सीधे सीधे जो है यहाँ पर आप EBIT देख लो, क्या होगा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है, प्लस फिक्स्ड EBIT देखो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो अर्निंग्स में जो है आप इंटरेस्ट और टैक्स वापस से जोड़ दो तो आपको EBIT मिल जाएगा। मीन 70,000 प्लस 10,000 प्लस 70,000 कितना आ गया, 1,50,000, एंड इंटरेस्ट कितना दिया है, 10,000 दिया है, तो 10,000 से डिवाइड कर दो, 15 टाइम्स जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है आप ये क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम 103 एंड 104। ठीक है, आपको दो क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर करने हैं, 103 और 104 इस डेटा के अकॉर्डिंगली। बिलो इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिलेटिंग टू अ कंपनी। इन क्वेश्चंस को जनरली जो है आप अकाउंट बना करके सॉल्व करना, मैं इसको आपको ओरली बता दूंगी, लेकिन जो है आप हमेशा कॉपी में जो है रफ में कहीं पे आप अकाउंट बना लेना, उससे जो है आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, मशीनरी एट कॉस्ट, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर आप देखो, और साथ में एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय इट बिगनिंग ऑफ द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 25,000। ठीक है, तो 40% इन्वेस्टमेंट बेची गया और प्रॉफिट कितना अर्न किया, 25,000। और सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 12,000, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 7,200, वो सोल्ड फॉर ₹6,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रॉफिट अर्न हुआ है, ठीक है, 12,000 दाम था, डेप्रिसिएशन 7,200 घट गया उसमें से, ठीक है, और जो कि बिक गई 6,000 में, तो यहाँ पे भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो मशीनरी की वैल्यू, जो मशीन मतलब मशीन की वैल्यू बतानी है जो हमने पूरे साल भर में खरीदी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जो है कैलकुलेशंस कर लो इस हिसाब से। ठीक है, 1,26,000 में 6,000 ऐड हुआ, ठीक है, 6,000 ये क्या है, ये जो आपकी सेल वैल्यू थी, ठीक है, ये वो है, ऐड हुआ, प्लस 7,200 माइनस 1,20,000 माइनस 1,200, 1,200 ये आपका प्रॉफिट वाला पार्ट है, ये माइनस हुआ, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18,000। तो टोटल जो है 18,000 की मशीनरी जो है परचेज की गई थी ड्यूरिंग द ईयर। इसको आप अगर अकाउंट बना करके सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी सी हो सकता है दिक्कत आए, मैंने डायरेक्टली बना दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, आप अकाउंट बना करके सॉल्व करना, आप जो है बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 104 देखो आप, व्हाट इज द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने जो है यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो मैंने लिख करके सॉल्व कर दिया है, बाकी जो है आप इसमें अकाउंट बना करके इसको प्रॉपर्ली आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31,000। नेक्स्ट देखो, गिवन इफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 25%, नेट प्रॉफिट रेशियो इज 12% एंड सेल्स इज 21,600, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे आपको COGS निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, GPR इक्वल टू GP अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100, और ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या होता है, सेल्स माइनस COGS। ठीक है, इस फॉर्मूले में जब आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा, डेट इज 16,200। एरर्स इन पर्सनल एंड रियल अकाउंट इफेक्ट। तो पर्सनल और रियल अकाउंट में अगर कोई भी एरर है तो वो किसको इफेक्ट करेगा, बैलेंस शीट को इफेक्ट करेगा। Which one of the following statement is false? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है,
आंसर इज क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको डायरेक्टली हम किस में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। सुनिधि's ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अगर सुनिधि का ट्रायल बैलेंस ये इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, डिस्काउंट रिसीव 1200, प्रोविजन दिया हुआ है 1800 का और क्रिएट करने के लिए बोल रहा है प्रोविजन 1600 का। कितना अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, आप देख लो। ठीक है, जो डिस्काउंट है उसमें न्यू प्रोविजन ऐड कर दो, ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दो, जो अमाउंट आएगी वो जो है क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर जो है बैड डेट से रिलेटेड भी अगर सेम क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वही करना है। बैड डेट्स में जो है आपको न्यू प्रोविजन ऐड करना है, ओल्ड प्रोविजन माइनस कर देना है एंड जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग एनुअल डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से जो है हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन? दिस इज ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट इन ईयर्स। Next, a machine was purchased for rupees 4000 and it was estimated that will work for 3 years. 4000 की मशीन खरीदी, 3 साल चलेगी and at the end of its life its residual value will be 32. तो scrap value भी दिया है 32. Find out the rate of depreciation if depreciation is calculated diminishing balance method. तो हमको rate of depreciation निकालना है, ठीक है, किस मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला पुट किया है, आप देख लो, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, 1 माइनस रूट ओवर सैल्वेज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट, और यहाँ पे जो बाहर n लिखा है रूट के, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल जो है आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। एंड देन इसको जब आप सॉल्व कर लोगे इंटू 100 लास्ट में करना है ताकि हम परसेंटेज में इसको कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू देखो यहाँ पर कितना है, 1 माइनस 3 रूट ओवर, ठीक है, सैल्वेज वैल्यू 32 थी, ओरिजिनल कॉस्ट 4000 थी, इनटू 100 किया हमने। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2/10। ठीक है, 2/10 कैसे आएगी, इसको आप सॉल्व कर लो, समझ में आएगा। 4 से कट किया हमने इसको, ठीक है, 4 8 32 एंड 4000 टाइम्स ये, ठीक है, 8 है और नीचे 1000 है, तो अगर इसका क्यूब रूट लेंगे तो 2/10 आ जाएगा। सीधे सीधे इसका क्यूब रूट लेंगे तो हम 2/10 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/10, 8/10 इंटू 100 मीन्स 80% पर एनम, यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर CRR, जो हम किस लिए यूज कर सकते हैं, फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। Next, balance of forfeited shares. Balance of forfeited share account after reissue of forfeited share is transferred. ठीक है, जो forfeited शेयर का बैलेंस बचता है रीइश्यू होने के बाद उसको हम CRR में ट्रांसफर करते हैं, आपको याद होगा, तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट, डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड, ऑल ऑफ दीज। एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज्ड असेट वर्थ 2880, मतलब 28,80,000. The company paid the purchase consideration by issuing debentures of 100 each at 4% डिस्काउंट। तो 100 रुपए का अगर 4% डिस्काउंट है 96 में सीधे सीधे इशू किया है, वैल्यू जो है 2880 है, इसको डिवाइड कर दो, सीधे सीधे आपका नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा। 2880,000 मीन्स 28,80,000 अपॉन 96। 96 कहाँ से आया, 100 का, 100 में से 4% माइनस कर दिया, मीन्स 100 में से 4 माइनस कर दिया, आपका 96 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, 30,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स। Unless otherwise stated, a preference share is always presumed to be. Option C correct answer होगा, cumulative, non-participating and non-convertible. A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. C is admitted with 1/3 share in the profit. New profit sharing ratio निकालना है, तो यहाँ पर देख लो आप, कैलकुलेशन मैंने बता दिया है, 1 माइनस 1/3 किया, आया 2/3। ठीक है, हमने सबके शेयर में 2/3 मल्टीप्लाई कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, 3/5 इंटू 2/3 कितना आया, 6/15। वैसे ही बी के लिए भी कैलकुलेट किया, 2/5 इंटू 2/3 4/15 आया। ठीक है, सी की वैल्यू 1/3 दी है, इसको 15 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 5 करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, आपकी वैल्यू आ गई 5/15। रेशियो कितना आ गया, 6:4:5। नेक्स्ट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ऑल द पार्टनर्स। X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio 1/5, 1/3 and 7/15 respectively. Z रिटायर हो गया, उसका शेयर X and Y ने ले लिया, in the ratio
ऑफ 3:2। जेड का शेयर 3:2 में लिया है, मीन जेड का शेयर जो 7/15 था उसको 3 और 2 हिस्से में बांटा गया है, और जो 3 और 2 भाग निकलेगा उसको क्या करोगे आप, एक्स और वाई में ऐड कर दोगे। तो न्यू रेशियो क्या होगा, देख लो आप यहाँ पर देखो 7/15, एक 7 जो है यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है। अब देखो 7/15 इंटू 3/5 किया कितना आया 21/75, वैसे ही 7/15 इंटू 2/5 किया कितना आया 14/75। एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, जो उसका शेयर है 1/5 है उसमें जो है 21/75 ऐड कर दो, और वाई का शेयर कितना है 1/3 है, इसमें जो है ऐड यहाँ पे प्लस का साइन होगा 1/3 प्लस 14/75। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे दो गलतियां हैं, एक ये 7 नहीं होगा और यहाँ पे प्लस का साइन होगा। ठीक है, 1/3 प्लस 14/75 इक्वल टू 39/75। इसको जो है आप रेशियो देख लो कितना आएगा, 36:39 मीन्स 12:13 का रेशियो आएगा। An amount of rupees 1000 is debited twice in the passbook when OD as per cash book is starting point, then इसमें आंसर क्या होगा आपका 1000 will be added. Next, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 18,500 और 4,500 जो है कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ है लेकिन पासबुक में नहीं हुआ है, तो पासबुक में नहीं हुआ है तो कैश बुक में भी नहीं करना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 14,000 हो जाएगा, क्योंकि 18,500 में से हम 4,500 माइनस कर देंगे। पासबुक में नहीं हुआ है तो कैश बुक में भी नहीं करना, इसलिए माइनस कर दो। टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग हब द प्रोग्राम इज, मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम आया, मेक इन इंडिया। फुल फॉर्म ऑफ GIP, ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यूपी's खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड हैज साइंड अ पैक्ट टू फैसिलिटेट ऑनलाइन सेलिंग विद, किसके साथ, Amazon India। एंड individual has to pay income tax during the year 2017, 18, 18, 19 with his or her income exceeds 2,50,000। आप जो है करंट ईयर का स्लैब देख लेना, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल, इसमें से कुछ भी नहीं होगा आपका। ओल्ड डेटा के हिसाब से अरुण जेटली थे, न्यू डेटा के हिसाब से निर्मला सीतारमन जी होंगी। NSE 50 इज नाउ रीनेम्ड एज S&P CNX निफ्टी, तो मैंने बताया था ना 50 निफ्टी, तो ये आप ध्यान रखोगे। द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज कौन, NK सिंह। NK सिंह मीन्स नंद किशोर सिंह इनका पूरा नाम है। He was appointed as the commission's chairman with its full-time members being Shrikant Das and Anup Singh। full-time member शक्तिकांत दास। ठीक है, फुल टाइम मेंबर कौन कौन है, शक्तिकांत दास एंड अनूप सिंह, और पार्ट टाइम मेंबर्स कौन है, रमेश चंद एंड अशोक लहिरी। Which of the following rate is not controlled by RBI, RBI इसमें से कौन सा कंट्रोल नहीं करता है, तो सेस होगा इसका आंसर। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स, तो यहाँ आप देख सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है किसको इंक्लूड करता है, सिर्फ गुड्स को, सर्विसेज को वो इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो है सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स ही काउंट किए जाते हैं। अगर जो है एग्जाम में आप A एंड B बोथ मार्क कर देंगे तो ये आपका रॉन्ग होगा। तो मैंने जो है मैथ्स के क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं, इसमें जो है मैं सिर्फ आपको आंसर्स बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिया है, तो आप जो है सॉल्यूशन वहां से देख सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चन के। 130 का 54 आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट 4000। नेक्स्ट 1:6। नेक्स्ट ऑप्शन सी CAB। नेक्स्ट ऑप्शन A 80। नेक्स्ट -13/19। नेक्स्ट 3 × x + 3। नेक्स्ट 8। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑफ ₹30। 140 का 20.8%। 141 का 10। 142 का 4। 143 10 सेंटीमीटर। 144 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। 145 ये भी जो है मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर की वीडियो में कवर कर लिया है, बट स्टिल आप एक बार देख लो। ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट इज लाइनक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़ा। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पिटाबाइट।
MS एक्सेल में अगर इक्वल टू सम मतलब इस तरीके से कुछ भी है तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, फॉर्मूले का, फॉर्मूला द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज TCP/IP। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप जो है अगर ये वीडियो ध्यान से अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत ही हेल्पफुल है, ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप जो है इसको ज़रूर पढ़ें एक बार और एग्जाम के पहले रिवाइज कर लें, ताकि जो है एग्जाम टाइम में कुछ क्वेश्चंस कुछ चीज़ें यहाँ से आपको क्लिक करें एंड आप जो है क्वेश्चंस अच्छी तरीके से सॉल्व करके आए। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।